नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हरियाणा के इलेक्शन अपनी तरफ बढ़ रहे हैं और 5 तारीख को क्योंकि वोटिंग होनी है, इससे पहले लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं और जितनी चर्चा इस चुनाव की नहीं हो रही है उससे ज्यादा चर्चा कुमारी शैलजा की हो रही है। कांग्रेस की सांसद है और उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि वो अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की पहली दावेदार हों और उनको वो कुर्सी मिले। इसी बात को लेकर खटपट हो रही है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर भी दे दिया। इस पर कुमारी शैलजा का जवाब आया। वो जवाब बड़ा दिलचस्प था, लेकिन उस जवाब के इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीजें घूम रही हैं अभी भी, और अंदर की बात क्या है जानेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, कुमारी शैलजा कहती हैं कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, तो ये समझ में आता है कि वो कहीं जा नहीं रही हैं, लेकिन वो यहां रहकर क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगी, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि उन्होंने जो ध्रुव क्रिएट कर दिए हैं, जो बना दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस की राजनीति जो है उसकी अपनी ये बड़ी खास पहचान है कि कई दफे वो जीत के मुंह से हार निकाल लेते हैं, जीत के जबड़े से हार निकाल लेते हैं। और ये केवल हरियाणा में नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, क्योंकि जो भी आप बात कह रहे हैं ये कांग्रेस की संभावनाओं को कम करता है। अगर मोटे तौर पर कहें तो आपकी बातों की विवेचना से पहले जो नतीजा है वो यही है कि कांग्रेस की संभावनाओं को ये जो भी रसाकसी है वो कम करती है। कांग्रेस इस बार एक फेवरेट के तौर पर है, चुनाव जीतने की तरफ वो बढ़ रही है। बहुत से तमाम विश्लेषक जो हरियाणा को बखूबी समझते हैं वो मानते हैं कि इससे सुनहरा मौका हाल के दिनों में कांग्रेस को हरियाणा में नहीं मिला था जो इस बार उसके सामने है। पर ये फिनोमेना जो है ये केवल हरियाणा में आप देख रहे हो ऐसा तो नहीं है। आप याद करें, कुछ दिन पहले कोई मान नहीं रहा था कि छत्तीसगढ़ का चुनाव भूपेश बघेल हार जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए क्या नतीजे आए। और उस वक्त मुझे याद है टीएस सिंहदेव साहब थे, बाबा, और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए मचल गए थे। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया था। और वो इतने मचल गए थे कि पार्टी ने उनको कहा कि चलो चुनाव खत्म होने के पहले तुम्हें बना देते हैं। चुनाव खत्म हो जाए और हमारी सरकार बनेगी तब सीएम बन जाना, पहले आप डिप्टी सीएम बन जाइए। और देखिए कि उसकी नौबत ही नहीं आई। बगल के मध्य प्रदेश में अगर आप आए तो आप देखिए कि कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की जो रसाकसी थी उसने पहली सरकार गिरा दी उनकी। इतने दिनों बाद आई थी वो सरकार, और वो 5 साल क्या, वो तो आधी भी नहीं चली और सिंधिया जी अपने विधायकों के साथ अलग हो गए और फिर वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार बनाए। और जब इस बार चुनाव हुए तो इस बार चुनाव आलाकमान समझ गया कि कमलनाथ जी के तो बस में कुछ है नहीं। उसने दूसरे को जिम्मेदारी दी, जीतू पटवारी, कि वो लड़ाएंगे चुनाव। अब कमलनाथ जी सिंधिया जी की भूमिका में आ गए। जिस भूमिका से वो खुद परेशान थे वो भूमिका उन्होंने अख्तियार कर ली। नतीजा देखिए, शिवराज सिंह चौहान लगातार उन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। ऐसे आपको तमाम उदाहरण कांग्रेस शासित प्रदेशों में मिल जाएंगे। बड़ी समझदारी दिखाई वहाँ डीके शिव कुमार ने कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का एक कॉम्बिनेशन बैठ गया, लेकिन क्लैश तो वहाँ भी था। और सबसे बड़ी बात यह है राजस्थान में भी देखिए वसुंधरा जी, तो पूरी कहानी ही है सरकार के जाने की कि गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच 5 साल मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान मची रही। क्या पार्टी तोड़ देंगे गहलोत जी ने ये सवाल आलाकमान के सामने उठाया कि सचिन पायलट देखिए मानेसर लेके आ गए विधायकों को। वो एपिसोड भी लोगों को याद है। तो ऐसा हर बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है और प्रॉस्पेक्ट्स जब अच्छे होते हैं उसकी एक शर्त है कि जहाँ कमज़ोर है कांग्रेस वहाँ ये सब समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन जहाँ संभावनाएं बहुत अच्छी होती हैं वहाँ पहले कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो जाता है। उसके बाद कांग्रेस बनाम बीजेपी या जो भी दूसरी सामने में पार्टी है उसके खिलाफ वो लड़ते हैं। हरियाणा में भी वही हो रहा है। और
पिछले 10 दिन में इस बात को मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया है। वहाँ लीडरशिप की क्राइसिस है, लेकिन इस तरह से वो रायता नहीं फैल रहा है। शैलजा जी अभी कोप भवन में हैं, अपने घर को उन्होंने कोप भवन बना दिया, वो निकल नहीं रही हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि सितंबर 11 के बाद आज 23 में हम लोग बात कर रहे हैं, 23 सितंबर, अभी तक वो एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गई हैं पिछले 12 दिनों में, और 26 को जाएंगी। उन्होंने कहा है कि 26 को जाऊंगी। सोचिए आप, 26 को जाएंगी, और वो भी रणदीप सुरजेवाला जो उनके एलाय हैं, सहयोगी हैं, उनके द्वारा कोई चिन्हित है चुनाव क्षेत्र जिसमें वो जा रही हैं। तो बड़ा सामान्य ये एक कल्पना हो जाता है कि महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं या कांग्रेस का अपना हित, और इस बात को समझने में क्या हर बड़ा कांग्रेसी गलती कर जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने भी उठाया है कि क्या आला कमान, खासतौर पर राहुल गांधी, वो इन सब को देखते रह जाते हैं? क्या उनकी तरफ से कुछ टफ एक्शन, हर टफ एक्शन के लिए वो आजकल जाने जाते हैं? लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी तक हम देख रहे थे, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले की जो परिस्थितियां थी, कांग्रेस आलाकमान बहुत कमज़ोर नज़र आता था। जब सचिन पायलट और गहलोत के बीच में लड़ाई चल रही थी, तब बड़ा निरीह पन उनके आलाकमान की तरफ से झलकता था, वो वैसा परिदृश्य था। लेकिन राहुल गांधी जिस पावर में आ गए हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी में, वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, बावजूद इसके वो ये परिस्थिति हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हजम नहीं हो रही है। अब इसको कैसे परिभाषित करें, वो इस बात से आप समझें कि उनका अभी तक हरियाणा में चुनाव प्रचार एक व्यवस्थित तरीके से शुरू नहीं हुआ है, या फिर वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं अभी खुद को क्या करना है। क्योंकि जब वो खुद ही उतरेंगे तब तो दूसरे को बताएंगे, समझाएंगे। एक बार गए नहीं है जब आप, तो आप क्या ही समझाएं। गए थे, वो एक डंकी रूट से गया हुआ, अमेरिका में उन्हें एक व्यक्ति मिला था जो हरियाणा का था, और अवैध तरीके से जाते हैं तो फिर वहाँ अमेरिका में कितनी मुश्किलें झेलते हैं। यहाँ के लड़के, बेरोज़गारी है, उनकी स्थिति समझी जा सकती है। तो उससे वो मुलाकात करके आए थे और फिर उसके घर करनाल गए थे। एक संदेश उन्होंने दिया कि बेरोज़गारी देखिए इतनी ज़्यादा है कि लोग बाग हमारे यहाँ के पंजाब से तो जाते ही हैं, हरियाणा के भी जा रहे हैं, पर अभी तक उनका प्रोग्राम नहीं लगा है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम शुरू हो गया, अमित शाह का प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन राहुल गांधी के मायने अलग हैं। हुड्डा जी प्रचार कर सकते हैं, शैलजा जी प्रचार कर सकती हैं, रणदीप सुरजेवाला प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो महत्व राहुल गांधी के प्रचार का है वो इन लोगों के प्रचार से तो ज़्यादा है। लेकिन वो उतर नहीं पा रहे, क्योंकि आपसी झगड़े जब तक सलट नहीं जाते हैं तब तक वो कैसे प्रचार करें, किसका प्रचार करें, और लगेगा कि क्या वो भी किसी पक्ष का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ तो अब विधायक बटे हुए हैं, विधायक उम्मीदवार कह लीजिए। भाई ये जो है विधायक किसके हैं, तो बताया जा रहा है कि ये तो फला साहब के हैं, ये किसके हैं, तो ये फला मैडम के हैं। तो जब इन परिस्थितियों में प्रचार करना है तो एकजुट हो न हो, एकजुट दिखना तो ज़रूरी है, वरना तो जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी जानकारी जो है उसके अनुसार एक ऐसे में, जबकि अब अपना थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ है शैलजा जी का, पूर्णतः तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत जो ठंडा हुआ है, उसके बाद वो निकलेंगे प्रचार के लिए। और उसके बाद प्लानिंग ये है कि एक बड़ा वृहत रैली संदेश देने के ख्याल से, जिसमें राहुल गांधी होंगे, हुड्डा जी होंगे, शैलजा जी होंगी, रणदीप जी होंगे, ऐसी एक रैली प्लान की जाएगी हरियाणा में चुनाव के करीब, मतदान के करीब, ताकि संदेश जाए कि हम सब एक हैं। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी के भी प्रोग्राम लगेंगे। लेकिन मतदान से पहले मनभेद जो है वो दूर हो पाएगा, और क्या एक दो प्रोग्राम कर देने से बात बन जाएगी? क्योंकि दिल्ली में मुलाकातें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। और ये जो आपसी क्लैश है, ये इलेक्शन में हर बार अगर हर राज्य में आ रहा है सामने, तो इसको लेकर परमानेंट इलाज करने की अध्यक्ष साहब को ज़रूरत है, आलाकमान को ज़रूरत है। अब देखिए, ये सियासत का एक रंग है जिसमें कि पाया ये जाता है कि अगर पुरानी पार्टियां हैं तो उसके कद्दावर नेता होंगे,
इस बात को महसूस कीजिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कद्दावर नेता जो छत्रप कहलाते हैं वो पार्टियों को मजबूत करते हैं। जिस पार्टी के पास, जिस राष्ट्रीय पार्टी के पास कद्दावर नेतृत्व नहीं है तो वो कमज़ोर हो जाती है। आम आदमी पार्टी अभी लेटेस्ट है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, लेकिन उसके पास भगवंत मान है, तभी वो पंजाब में सरकार बना पाए। अरविंद केजरीवाल के दम पे तो पंजाब में सरकार अकेले नहीं बन पाती। बीजेपी ने तो अपना खूंटा गाड़ रखा है ना। वो वसुंधरा जी कितनी भी नाराज हो, उनको जो बनाना था वो बनाया। शिवराज जी कितना नाराज हो, बनाना था तो बनाया। ये अलग बात है कि उन्होंने बनाया, पर गुजरात में सत्ता पलट दी, हरियाणा में सिटिंग सीएम को हटा दिया। पर उनके पास छत्रप है ना, वसुंधरा जी है ना एक मजबूत नेता। नहीं तो क्लैश तो वहां भी देखने को, क्लैश वहां भी है, क्लैश हरियाणा के भीतर भी है, पर क्लैश को आप मैनेज कैसे करते हैं? तो मैनेज ही नहीं हो पा रहा, ये मैनेज नहीं हो पा रहा। असली कहानी ये है कि देखिए, बड़ी पार्टियों में तो छत्रप होंगे और वो छत्रप मजबूत भी होंगे। किस पार्टी में नहीं है? हरियाणा हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि वो दिल्ली के करीब है, राज्य छोटा है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो हमें दिखाई पड़ता है। वहाँ पर पहले तो 3 जो लाल हैं उनके परिवार वाले हैं, देवीलाल बंसी लाल और भजन लाल। इत्तेफाक ऐसा देखिए कि सारे लाल जो हैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के भीतर आ गए हैं। हालांकि देवीलाल का परिवार अलग से भी लड़ रहा है, लेकिन भजन लाल और बंसी लाल का परिवार बीजेपी के भीतर चला गया। उसके अलावा एक लाल तो मनोहर लाल ही हैं। तो बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं उनके अपने एरियाज होते हैं और उस एरिया में आने वाले लोग उनको लुकअप करते हैं, यही हमें टिकट दिलाएंगे, यही हमारे हितों की रक्षा करेंगे। बदले में वो भीड़ लाते हैं, वो अपनी लॉयल्टी उनको देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जब चुनाव आएगा तो मुझे इस क्षेत्र से टिकट मिलेगा। लोग रुपए खर्च करते हैं अपने नेता को नेता बनाए रखने में। अगर उनके लिए फाइट नहीं कर पाता है आला कमान के सामने उनका अपना नेता, तो उसकी वक़्त नहीं रह जाएगी, उसकी बात जो है वो कोई मानेगा ही नहीं। कल से किरण चौधरी से मैंने यही प्रश्न किया तो उनका यही कहना था कि देखिए क्या है, हर क्षेत्र में अपने अपने नेता हैं, तो उनको अपने प्रभाव के क्षेत्रों को कायम रखना पड़ता है। आप उसे गुटबाजी कह देते हैं। हमने कहा है कि इसमें फ़ायदा है पार्टी का, नुकसान? बोले फ़ायदा है। तो मैंने कहा कैसे फ़ायदा है? बोले देखिए, वो अपने क्षेत्र को जिताते हैं, फिर दूसरे अपने क्षेत्र को जिताते हैं, तीसरे अपने क्षेत्र को जिताते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि एक पार्टी जीत जाती है। सब अपने अपने क्षेत्रों से लोगों को जिता के देखते हैं। हमने कहा तो फिर लड़ाई कैसी? बोले लड़ाई तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर होगी। और लोग कैसे जिताते हैं ये इस बात से तय होता है कि टिकट जब बंटता है तो उस वक्त किसके हिस्से में कितनी टिकटें गईं। अब अभी की जो लड़ाई चल रही है शैलजा जी और हुड्डा जी के बीच में, उसमें सबसे बड़ी वजह है कि टिकटों के वितरण के बाद से ही खामोश हो गई हैं शैलजा जी। और टिकट वितरण में ये पाया गया कि 90 में से 89 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, एक सीपीएम को दिया है, और 89 सीटों में से 70-72 सीटें जो हैं वो बताई जाती हैं कि हुड्डा जी के खाते, हुड्डा जी और उनके बेटे दीपेंद्र जी के नाम पर निकली हैं। 30 सीटों के आसपास मांग की गई थी रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी के द्वारा, उन्हें मिले हैं 12-13। और तब से वो लोग नाराज़ हैं। बीच में एक आध कुछ टिप्पणी कर दी गई उनके बारे में, जाति सूचक कुछ वैसा, वो भी एक घटना घटी है। तो वो तो समझिए इमीडिएट कॉज रहा जिस कारण से आकर के वो दिल्ली में बैठ गई। पर हकीकत यह है कि टिकटों में अगर हुड्डा ने बाजी मार ली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो फिर जाहिर है कि उनके विधायक ज़्यादा जीतेंगे। और अगर सरकार बनाने की बारी आई तो फिर जो एक नियम होता है कि विधायकों से भी पूछा जाता है, विधायक एक ही नाम बार बार अगर लेने लगेंगे तो अभी से शैलजा जी बहुत पुरानी है, 88 से हैं वो, 5 बार की लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा में रह चुकी हैं। सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि क्या होने वाला है अगर आप 70 सीटें। पर क्वेश्चन है कि आलाकमान ने ऐसा क्यों किया होगा? कांग्रेस आलाकमान, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी पार्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कोर ग्रुप है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो उसका जवाब यह है कि आप आंख बंद करें, कल्पना करें हरियाणा कांग्रेस, तो चेहरा भूपेंद्र हुड्डा का ही आता है। आप आंख बंद करें, कांग्रेस के बारे में सोचें तो चेहरा राहुल गांधी का आता है। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी की बातें मानी जाती हैं खड़गे से ज़्यादा,
तो वो इसलिए भी तो है ना, लेकिन हम लोग तो सबसे बड़े नेता है, तो हुड्डा सबसे बड़े नेता है वहां पर। लेकिन हम लोग तो कुछ दिन पहले ये चर्चा कर रहे थे ना कि राहुल गांधी या फिर आलाकमान की मर्जी के बिना कुमारी शैलजा ऐसा कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें मौन सहमति है क्या राहुल गांधी की या फिर सोनिया जी की, खड़गे जी की, कि वो इस तरह से कोप भवन में बैठी हैं, या फिर कोई खुले तौर पर आलाकमान नहीं कह रहा है कि आप भाई जाइए प्रचार करिए, आप क्यों बैठी हुई हैं, इतने दिन इलेक्शन के बहुत कम दिन बचे। वो जो शस्त्र इस्तेमाल करने की बारी बीजेपी पर आती, लेकिन वो उल्टा जो है सेल्फ गोल हो रहा है, और अब जो है दिक्कतें खुद की बढ़ गई हैं क्योंकि अपनी ही पार्टी में क्लैशेस होने लगे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा करें क्या, चलाना था बीजेपी पे ब्रह्मास्त्र, खुद पे ही चले जा रहा। अमेरिका गए हुए थे राहुल गांधी, उसी दौर में ये सब चुप्पी साधना और घर बैठ जाना वगैरह वगैरह हुआ है। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आलाकमान ने शैलजा का दर्द सुन तो सकता ही है, और मैं जानता हूं कि 10 जनपद के काफ़ी करीब है कुमारी शैलजा, उनका दर्द सुना मान लीजिए, और उनके दर्द में कुछ लॉजिक भी, तर्क भी पाया। अगर ऐसा है तो वो तभी तक उसको एड्रेस करने की बात कर सकती हैं आलाकमान भी, जब तक कि उस नाराजगी का जो शैलजा जी के भीतर है फायदा बीजेपी ने उठाने लगे। जिस दिन से बीजेपी ने फायदा उठाना शुरू कर दिया, उसके बाद तो फिर सबके हाथ पांव फूलने शुरू हो गए कि भाई ये तो उल्टा पड़ जा रहा है, हमारी आंतरिक कुछ भी कहानी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों ने कहा, टिप्पणी कर दिया कि देखिए हमारी बहन, दलित बहन, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जब ये फायदा उठाने लगे और एक संदेश जाने लगा कि दलितों का सम्मान नहीं करती, आज अमित शाह थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने प्रचार में कहा है ये बात, चुनाव प्रचार में उन्होंने कही है ये बात, दलितों का सम्मान करना नहीं जानती। तो फायदा उठाया जा रहा है, फायदा उठाया जा रहा है, तो आलाकमान फिर सतर्क हो गया। फिर कल, यानी कि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं सोमवार में, रविवार को शैलजा जी की मुलाकात होती है खड़गे जी से, और उसके बाद देखिए कि आज जो है वो प्रेस से बात करती हैं, और प्रेस से बात करती है और कहती हैं कि मेरे रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। उनके पिता पुराने कांग्रेस के नेता थे। सन 52 में चौधरी दलबीर सिंह ने चुनाव लड़ा था। 1952 वाज द फर्स्ट इलेक्शन, भारत का पहला इलेक्शन, उसमें उनके पिता ने चुनाव लड़ा था और जीते थे। 25 साल से कम उम्र थी, इसीलिए उनको एमएलए रहने नहीं दिया गया था, खारिज हो गया था उनकी सदस्यता। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो उतनी पुरानी कांग्रेसी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी वही कहानी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें सदस्य थे, और संविधान जो बना है उस संविधान में निर्माताओं में दस्तखत उनका भी है, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा। ये लोग इतनी पुराने कांग्रेसी फैमिली हैं, इनका अपना प्रभाव होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज किया जाता है तो पार्टी को नुकसान नहीं होता है। नहीं तो अगर मैनेज नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर वही होगा जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ। नहीं तो हालातों पे छोड़ दिया गया है ना, फ्री हैंड आप हुड्डा साहब को भी दे रहे हैं, और जब शैलजा कुमारी कोई बात कह रही हैं तो आप उन्हें टोक भी नहीं रहे हैं, रोक भी नहीं रहे हैं, यानी कि आप उधर भी जाने दे रहे हैं जो जा रहा है, इधर भी जाने दे रहे हैं जा रहा है, आप कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी फायदा उठा रही है, उनको आपने दे दी है ऐसी बॉल जिसपे वो 6 मारे हैं, तो वो क्यों नहीं मारेंगे, इलेक्शन है। देखिए हुड्डा जी G23 में थे, आपको याद होगा, उनके घर पे बैठकें हुई थी। G23 के ज्यादातर सदस्य निपटा दिए गए। ये इनके इन प्रकरण अब आपको वो पिक्चर में नहीं दिखाई पड़ते हैं, हुड्डा जी ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कि हुड्डा जी जमीन पर मजबूत है। शैलजा जी फेवरेट है कांग्रेस पार्टी की, पर उनका जो प्रभाव का क्षेत्र है, जो लोग हरियाणा को समझते हैं, सिरसा और फतेहाबाद, यही इलाका उनके प्रभाव का क्षेत्र है। इस बार उनकी चुनावी जीत बहुत जबरदस्त है, पर सिरसा आप जानते हैं किसानों का जो बेल्ट है,
और किसान किसके खिलाफ थे? बीजेपी के। और सामने उनके जो कैंडिडेट रहा होगा उसकी तो दुर्गत होनी थी ना। अगर कांग्रेस के टिकट पर आप सिरसा से लड़ रहे हैं, आप सिरसा छोड़ दीजिए, कहीं से भी कांग्रेस का जो टिकट इस बार था वो जबरदस्त रिटर्न दे रहा था। हर जगह पक्की मानी जाने वाली सीटें भी जो हैं वो कुछ हजार से जीत करके निकले हैं लोग। गुड़गांव सीट पक्की मानी जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, पिछले 5 बार से कोई नहीं जीता है। 4 लाख 5 लाख से राव जीतते थे, हजारों में जीत करके किसी तरह निकल गए। तो उनकी जीत तो हुई, किसान आंदोलन का उन्हें लाभ मिला, पर उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो है सीमित। वो दलित समुदाय से आती हैं, ये एक बड़ी बात है, और उसका असर पूरे हरियाणा में है। लेकिन वो तब जब उनके साथ अन्याय होने लगेगा तो लोग बाग उठने लगेंगे। पर ओरिजिनली जो जाट समुदाय है उसका जो नेता है वो पूरे हरियाणा में ज़्यादा प्रभावी होगा। एक जाति के तौर पर भी 26-28% जाट समुदाय है, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पा जाते हैं ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा अहमियत पा जाते हैं। अब इस बात को, इस लॉजिक को तो कोई काट नहीं सकता है ना, क्योंकि चुनाव में विनेबिलिटी भी बहुत बड़ी फैक्टर है। न्याय होना बहुत ज़रूरी है पार्टी में, पर उसके साथ साथ अगर जीते नहीं और न्याय करते रह गए तो 5 साल लंबा पड़ा है, न्याय करते रहिए। ऑपोजिशन में न्याय नहीं, न्याय तो तभी कर पाएंगे ना जब आप सत्ता में हो और लोगों को आप अपने प्रयासों से कुछ दे पा रहे हैं, वो भी न्याय का तरीका है। लेकिन यहाँ पर विनेबिलिटी जो है एक सामने आ गई है। अब इसमें शैलजा जी की नाराज़गी ऐसी नाराज़गी है जो कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ज़्यादा दिखने लगी है। हुड्डा जी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की ही बात करते हैं जब वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं मतलब ज़्यादा सीटें लूँगा, पर उनको आलाकमान ने दी इसीलिए कि वो जिता सकते हैं, ऐसा उन्होंने इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ है। वो लाते हैं कि नहीं लाते हैं पता नहीं। अब वो सीटें जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि सीएम कौन होगा। और अगर हुड्डा फैमिली से कोई सीएम होता है फिर से, तो फिर उतना इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ता है जितना शैलजा जी के होने से होता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय फलक पर देखा जाए तो शैलजा जी के होने का ज़्यादा फायदा है। तो ऐसे में झुकाव उनकी तरफ होना चाहिए। लेकिन इसी असमंजस में कि इलेक्शन जीत जाएं, ज़्यादा सीटें जो विनेबल इंसान लग रहा है उसके खाते में चली जाएं, तो इन दोनों के बीच में उलझी हुई कांग्रेस फिलहाल की स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिए, अब सिंबॉलिज्म से हो नहीं पा रहा है। ट्राइबल सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार हार हुई है कई जगहों पर, उसमें ट्राइबल सीटें, राष्ट्रपति उन्होंने एक ट्राइबल महिला को बनाया और उसको कई बार बखान भी किया, लेकिन उसका फायदा उस तरह से सामने नहीं आया। तो ये सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती हैं जीत की और हार की। आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ साल 2005 का, क्योंकि वो एक वाटरशेड ईयर हरियाणा की राजनीति में माना जाता है। दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में 67 एमएलए जीत के आए थे। चौटाला जी बहुत दिन शासन कर चुके थे और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी ओम प्रकाश चौटाला की। कांग्रेस लड़ी चुनाव, भजन लाल लीड कर रहे थे कैंपेन। 90 में 67 सीट जीत करके आए। सब मान के चल रहे थे भजन लाल ही बनेंगे सीएम, भजन लाल बनेंगे। अगर कोई दूसरा बन सकता है तो चौधरी बिजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे फिर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। ये बड़े नेता तब भी थे। सर छोटू राम के ये नाती हैं। सर छोटू राम माना जाता है कि जाट समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में एक है हरियाणा में। तो हम लोग खड़े थे एज ए रिपोर्टर और इंतज़ार कर रहे थे कि भाई विधायक दल की बैठक होती है तो उसमें से किसका नाम सामने आता है। और आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा कि कहीं भी हुड्डा जी का नाम नहीं चल रहा था। अचानक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आ गया। तो 67 सीटें थी। जब ज़्यादा सीटें होती हैं तो आलाकमान कंफर्टेबल फील करता है अपना चयन करने में, मेरा आदमी होगा। जब सीटें कम हो जाती हैं, मान लीजिए कि 50 सीटें होती, तो 50 सीट में तो भजन लाल के ही 30 आदमी होते हैं। तो फिर कैसे मनमानी चलता। बिल्कुल।
तो यहाँ ये भी तय करेगा। यानी कि पहले अभी वेट एंड वॉच कि जीत जाए इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन जीत जाए। हाँ। और फिर जीते तो अगर बड़ी मार्जिन है, हाँ, तब तो दिल्ली फैसला ले सकता है। शैलजा जी भी आ सकती है, मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। गेम इज नॉट ओवर, यही समझाया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 45 पर बहुमत है और 49-51 इस तरह के आंकड़े आते हैं, तो फिर बहुमत तो है, लेकिन वो आलाकमान के पास अधिकार कम जाता है कि हम फैसले लेंगे। फिर तो भाई जिनके एमएलए हैं वही करेंगे। तो उसमें जिसने 70 सीटें बांटी हैं वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो अब देखिए कि कितना कॉम्बिनेशन, जीत बड़ी होती है तो हुड्डा जी के लिए नुकसान, जीत छोटी होती है तो शैलजा जी के लिए नुकसान। तो ये बड़ा पेचीदा मामला हो गया है। और जीत होती भी है कि नहीं होती है, अब तो ये भी सवाल है कि आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो कैसे जीत होगी। सही बात है। भारतीय जनता पार्टी को हल्के में लेना, क्योंकि 5-5 सीटों का मुकाबला 50-50% हो गया था लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि 60-40 हो गया है, 60 कांग्रेस के लिए, 40 भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो अब पासा पलट चुका है। अब चीज़ें बहुत हद तक बदल गई हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इस पूरे प्रसंग में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी हुई हैं आलाकमान हैंडल नहीं कर पाया है और अभी भी लग नहीं रहा है कर पाया है। हालांकि इलेक्शन में मैं कहता हूँ कि एक दिन में, एक रात में बहुत कुछ बदल जाता है। तो क्या कांग्रेस वो बदलाव ला पाएगी, और देखिए आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।